तो चलिए बच्चों, प्रीवियस क्लास के आगे अपन स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक करवाया था। नेक्स्ट अपन को करना है क्वेश्चन नंबर 11। बोर्ड पर है आपके सामने, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज आर ओम, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस इफ इट इज स्ट्रेच टू n टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ। देखिए बच्चों, यहां पर अरे यार, टू साइड, चलो यहां पर बच्चों जो क्वेश्चन है उसमें हमको वायर बोला गया है और इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो आर ओम गिवन है और फिर स्ट्रेच किया गया है n टाइम्स, है ना। सॉल्यूशन, ये वायर है और इसका रेजिस्टेंस आर है। अब इसको स्ट्रेच करेंगे n टाइम्स, तो इनिशियल लेंथ मान लीजिए l, न्यू लेंथ हो जाएगी n टाइम्स ऑफ l। तो फिर हमको न्यू रेजिस्टेंस बताना है, मतलब R2 की वैल्यू ये बताना है। आप एक चीज समझ जाएं इस क्वेश्चन में, जब आप वायर को स्ट्रेच करेंगे तो डेफिनेटली लेंथ इंक्रीज हो रही है, लेकिन वायर जो है वो थिन होता जाएगा, पतला होता जाएगा, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कम होगा। सेम वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं इसलिए लेंथ भले ही इंक्रीज हो रही है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, लेकिन लेंथ इंक्रीज हो रही है, क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम तो सेम रहेगा क्योंकि वायर तो सेम है ना। तो अब मैं ऐसा सब क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे जब रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो मैं फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ L बाई आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई। अब इसमें लेंथ चेंज हो रही है और एरिया भी चेंज हो रहा है, तो अब अपन को क्वेश्चन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो हमको मालूम है वॉल्यूम V इज इक्वल टू L1 A1 हो जाएगा और L2 A2 हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। पहले वायर जो था उसकी लेंथ कम थी, क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा। जब आपने स्ट्रेच कर दिया तो लेंथ इंक्रीज हो गई, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, पर वॉल्यूम सेम रहेगा। अब यदि ऐसी सिचुएशन आ रही है तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर L1 अपॉन L2, या चलिए A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू L2 बाय L1। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू L2 बाय L1। आप हो सकता है मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। चलो थोड़ा और अच्छा समझाता हूँ इसको। भाई रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला है, सेम वायर स्ट्रेच कर रहे तो रो तो नहीं बदलेगा। अब मान लीजिए इनिशियल R1 रेजिस्टेंस रो L1 अपॉन A1, फिर R2 क्या हो जाएगा, न्यू रेजिस्टेंस रो न्यू लेंथ अपॉन न्यू क्रॉस सेक्शन एरिया। रो तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है ना, क्योंकि वही वायर है, आप वायर चेंज नहीं कर रहे, नेचर नहीं बदल रहा, तो रो कैसा रहेगा, सेम। अब आपको फाइंड करना न्यू रेजिस्टेंस, तो आपको पता है R2 अपॉन R1 कर देते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा रो इंटू L2 अपॉन A2 अपॉन रो इंटू L1 अपॉन A1। तो अब ये रो कैंसिल हो गया, R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 इंटू A1 अपॉन A2। तो अब मेरे ख्याल से मेरी बात आप समझ गए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा था। अब आपको पता है जब सेम वायर रहता आप स्ट्रेच करेंगे तो ये कंडीशन बनेगी, लेकिन वॉल्यूम कैसा रहेगा, सेम V। तो क्या बोलोगे, L1 A1 इज इक्वल टू L2 A2। इसका मतलब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू L2 बाय L1, याद आएगा। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 इंटू A1 अपॉन A2 के लिए क्या लिखोगे, L2 बाय L1। मतलब
R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू L2 स्क्वायर अपॉन L1 स्क्वायर, L2 स्क्वायर अपॉन L1 स्क्वायर। अब क्वेश्चन में जैसा हमको दिया है उस हिसाब से इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है R, न्यू लेंथ कितनी है n टाइम्स ऑफ L1 अपॉन L1 स्क्वायर। स्वाभाविक है R2 इज इक्वल टू ये L1 स्क्वायर हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आएगा n स्क्वायर इंटू हाफ। कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा n स्क्वायर टाइम्स। तो बच्चों ये केवल क्वेश्चन सॉल्व किया, लेकिन यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आ जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दिया वायर का ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम्स और स्ट्रेच करके कितना कर दिया 3 टाइम्स, तो न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 10 90 ओम्स। डायरेक्ट हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए, मतलब ये फॉर्मूला बन गया, राइट। ये भी ध्यान रखो और ये भी ध्यान रखो। ये कब बनेगा, देखो जनरली तुम लोग क्या बोलते हो, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बोलते हो भाई, तुम लोग ऐसे ही तो बोलते हो R इज इक्वल टू रो इंटू L बाय, मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बताते हो और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A बताते हो। ये तब होता है जब वायर होता है, लेकिन जब वायर को स्ट्रेच करोगे सेम वायर को, तो ये R जो देखो रो और A कांस्टेंट हो तब रिलेशन होता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। वायर को स्ट्रेच करोगे तो लेंथ तो बढ़ रही, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट तो नहीं है। उस कंडीशन में यहाँ पर R क्या बन गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। तो ये आप ऐसा याद रखो, हालांकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है पर मेमोरी में रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ, R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू L2 स्क्वायर अपॉन L1 स्क्वायर, राइट। यही कंडीशन यदि आप देखोगे, इसी से मैं एक फॉर्मूला और बना दूंगा। देखो यहाँ पर ये मैंने ये प्रूफ किया था सेम वॉल्यूम के केस में। यदि मैं L2 अपॉन L1 की जगह क्या रख दूं A1 बाई A2 सपोज इसमें, तो क्या फॉर्मूला बनेगा R2 अपॉन R1 इज इक्वल L2 अपॉन L1 की जगह क्या रख दूं A1 अपॉन A2 होल स्क्वायर। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि जो वायर था आपने स्ट्रेच किया और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो गया 1/3, तो न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा, तब ये फॉर्मूला लग जाएगा, राइट। तो देखेंगे अपन, अभी तो फिलहाल आपका ये हो गया है क्वेश्चन, ये आपका आंसर। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, राइट, कॉपी कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अरे बाप रे इतना बड़ा, अरे काहे का बड़ा, रुक जाओ अभी देखो इसको कर दे, छोटा सा कर देंगे अपन, लेकिन अच्छा क्वेश्चन सा लग रहा है मेरे को। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ए यूनिफॉर्म कॉपर वायर ऑफ मास दिया है कॉपर वायर का, कितना दिया है सॉल्यूशन मास 2.23 इंटू 10⁻³ kg, है ना। वायर है इसलिए बहुत स्मॉल मास है। 10⁻³ का मतलब समझ रहे हो, 0.00 लग जाएगा आगे, वो उसमें आ जाएगा मिलीग्राम आ जाएगा, मिली है ना, मिली केजी आ जाएगा, मिलीग्राम नहीं मिली केजी। ये 10⁻³ मतलब मिली। फिर क्या होगा यदि तुम ऐसा चाहते हो तो ऐसा जाएगा 2.23 इंटू 10⁻³ मिली। ये 10⁻³ को अलग करोगे तो मिली आ जाएगा, और केजी की जगह जाएगा 1000 ग्राम आ जाएगा, समझे। तो अब ये हो जाएगा 2.23 इंटू 10⁻³ मिलीग्राम, ऐसा आ जाएगा, है ना। ये इसके एक बार मिली बना दिया। और यदि ये मिली 10⁻³ और 10⁻³ अलग कर दोगे तो ये कितना जाएगा 2.23 ग्राम हो जाएगा। समझ रहे बात को।
तो फिलहाल तो अपन ऐसा ही सिस्टम में करेंगे, तो केजी में लेके चलेंगे। कैरीज द करंट ऑफ 1 एम्पियर आई 1 एम्पियर when 1.7 volt is applied across it, voltage 1.7 volt, calculate its length and cross sectional area, length बताना है, cross sectional area बताना है। if the wire is uniformly stretched to double its length, calculate the new resistance। अरे ये तो क्या डबल कर अभी अपन ने किया ना ऐसा क्वेश्चन, कितना हो जाएगा 4 टाइम्स जाएगा, तो लेंथ कितनी कर दी है, बोला ट्वाइस ऑफ एल, तो न्यू रेजिस्टेंस बताना है, चलो बता लेंगे, है ना। और क्या गिवन है, डेंसिटी ऑफ कॉपर गिवन है, डेंसिटी और रेजिस्टिविटी गिवन है। डेंसिटी बताओ बच्चों 8.92 इंटू 10⁻³ यूनिट केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। अब देखो पर भी लिखा है और मीटर भी, ये टाइपिस्ट भी महान रहते हैं बेचारे, क्या करें वो। रेजिस्टिविटी इज रो 1.7 10⁻⁻8 ओम मीटर। ये वैल्यूज गिवन है बच्चों, इनकी हेल्प लेते हुए अपन को लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया फाइंड करना है, तो कर लेंगे अपन। उसमें क्या है, आपको सोचना होगा कि क्या करें इसमें। V इज इक्वल टू आई आर, रेजिस्टेंस आ जाएगा। देखो V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, और V कितना दिया है 1.7, करंट की वैल्यू कितनी 1 आर। बच्चों ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस निकल गया 1.7 ओम, इसकी जरूरत पड़नी, क्योंकि न्यू रेजिस्टेंस भी बताना, लेंथ को जब अपन स्ट्रेच करेंगे कितना डबल। अब तो ये ब्रेन में हो जाएगा क्वेश्चन, मैंने बताया था अभी, एन टाइम्स इंक्रीज करोगे तो न्यू रेजिस्टेंस कितना होता है, n² टाइम्स ऑफ R1, तो जब डबल कर दोगे 2², R1 की वैल्यू मैंने निकाल दी है 1.7, तो आपका आंसर आ गया 4 इंटू 1.7, राइट। हाँ ये तो डायरेक्ट आ गया, समझ रहे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा तो सट से कर लोगे, दिया आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, टाइम बचा लोगे। तो ये आपका रेजिस्टेंस आ गया। अब R इज इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू एल बाय, तो R हो गया आपका 1.7, रो कितना दिया 1.7 इंटू 10⁻⁻8 इंटू एल बाय, क्यों भाई, है ना। रो की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, तो 1.7 क्या हो गया, कैंसिल। ये 10⁻⁻8 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1/10⁻⁻8 आएगा, ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा 10⁻8। एल बाय ए की वैल्यू आ गई, दो अननोन है बच्चों, एल और ए, दो इक्वेशन चाहिए आपको। एक इक्वेशन तो ये निकाल लिया, और एक इक्वेशन उससे निकाल लो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ। वायर का वॉल्यूम कितना लोगे, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। भाई समझ रहे हो ना मेरी बात, सपोज ये वायर है, अब इसका वॉल्यूम तो क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, ए इंटू लेंथ। भाई तुम जिस कमरे में बैठे हो उसका वॉल्यूम निकालना, क्या बोलते हो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट बोलते हो कि नहीं। तो ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा इसका। तो अब अपन एल और बी अलग कर दो, एरिया हो गया, एरिया इंटू हाइट। तो हमेशा वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। तो अब आपके पास ए इंटू एल की वैल्यू मिल गई, मास अपॉन डेंसिटी, ए इंटू एल। मास कितना है बच्चों 2.23 इंटू 10⁻⁻3, और डेंसिटी 8.92 इंटू 10⁻3, तो ए इंटू एल की वैल्यू आ गई
ये क्या 4 हो रहा है क्या? है? हाँ 4 हो रहा है। और ये कितना जाएगा? 1/4 का मतलब 0.25, और ये जाएगा 10 टू द पावर ऑफ -6। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। 1 ये था। क्या करोगे? इक्वेट काय को करना है? इक्वेट कैसे करोगे? L/A की वैल्यू कितनी आ रही है? 10 टू द पावर 8। ये एक 1, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 1 इंटू 2 तो हो जाएगा L/A इंटू A इंटू L इज इक्वल टू 10 टू द पावर 8 इंटू 0.25 इंटू 10 टू द पावर -6। एरिया कैंसिल, L स्क्वायर, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर? 0.25 इंटू 10 टू द पावर 2 मतलब 25। कितना जाएगा? 25। सॉल्व करोगे तो समझ रहे ना बात? 10 टू द पावर 8 इंटू 10 पावर -6 कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 2 100 हो जाएगा। अब 0.25 है तो 25/100, तो 100 कैंसिल। तो L की वैल्यू कितनी आ गई? 5 मीटर लेंथ निकाल ली भाई। क्वेश्चन का अच्छा इसमें आंसर नहीं दिए हैं, एक ही। ओके कोई बात नहीं, हमने सही किया है। 5 मीटर। अब एरिया तो किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू रख दो, 2 में रख दो बच्चों, ये ज़्यादा अच्छा दिख रहा मुझे। /2 क्या है? पहले हम जो था ना ग्रीन बोर्ड पर पढ़ाते थे ना चौक से, तो उसमें ये हैबिट बन गई है हमारी। तो अब यहाँ पर भी हैबिट आ रही है। हमको कोई बोलते नहीं से यहाँ से शेप वाला निकाल लो, यहाँ से लाइन खींच देना, ऐसा ऐसा अच्छा लगता है, मानते हैं, पर वो हैबिट पड़ गई। तो इसलिए मैं तुम लोगों को बोलता हूँ कि साल भर अपनी कॉपी में अच्छा लिखो, हैबिट बन जाएगी तो एग्ज़ाम में भी अच्छा आएगा। अब मैं भी धीरे धीरे अपनी हैबिट सुधारूँगा, पर मेरे को नंबर एग्ज़ाम देना नहीं है, तुम लोगों को एग्ज़ाम देना। नंबर अच्छा लिखो, साल भर अपनी कॉपी में अच्छे नोट्स बनाओ, ताकि फाइनल एग्ज़ाम में उसका बहुत फ़र्क पड़ता है ना। कॉपी जो जब जिसके पास भी जाएगी टीचर के पास चेक होने, तो इम्प्रेशन पड़ेगा आपका। फर्स्ट इम्प्रेशन तो वही है। हाँ ऑनलाइन ऑन स्क्रीन होगी, कंप्यूटर चेक करेगा। मेरे को तो डाउट हो रहा कि अगले साल से चेक होगा कि नहीं, इस साल गड़बड़ी हुई ना। चलो देखते। हाँ तो कंप्यूटर भी खुश होगा यार, ऐसा थोड़ी उसके पास नहीं है क्या दिल, दिमाग भर है उसके पास। चलो ठीक है, तो फिर तो दिमाग से तो सोचेगा, उसमें लिखा होगा कुछ तो मार्क्स देगा, राइटिंग है साफ सफाई पढ़ लेगा कम से कम, नहीं तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा कि तुम्हारी राइटिंग पसंद नहीं आ रही, भागो नंबर ही नहीं देंगे। चलो अब यहाँ पर रखो जरा /2a, L बोलो 5, ये हो जाएगा 0.25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6। तो A इज इक्वल टू कितना हो गया? 0.25/5 0.05 इंटू 10 टू द पावर -6। इसका मतलब एरिया इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर -8 मीटर स्क्वायर। ये एरिया की वैल्यू आ गई है ना। अब क्या बताना, एक और चीज, न्यू रेजिस्टेंस। अब तो कर लिया था ना यार, फिर से करवाओगे क्या? जगह नहीं है यार, जगह बनाओ। अपने को जगह बनाने का तरीका पता है, क्योंकि वो नया बोर्ड पूरा इतने से के लिए अपन यूज़ करेंगे, इससे अच्छे इसको लेके अपन ऐसा करते हैं, छोटा कर देते हैं इसको। यहाँ कैसे दिख रहा है ना वीडियो वाले बच्चों, इसको पूरे को खिसका दें क्या? इतने में तो हो जाएगा ना। हाँ छोटा करते बैठे, इसी को पकड़ के पूरा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कैसा ज़्यादा बन गई जगह, ये ठीक है यार। अब वहाँ पर अपने नत्ते में हो जाएगा। कितना खुश हो रही है सर भी ना, कैसे खिसका खिसका के जगह बनवा देते हैं। अब चलो न्यू रेजिस्टेंस बताओ।
सेकेंड पार्ट, तो अपन ने फॉर्मूला देखा ना, स्ट्रेच करने के लिए न्यू रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बोलो, R2 इज इक्वल टू एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ R1। तो R2 इज इक्वल टू कितना, डबल लेंथ की किया तो 2 स्क्वायर। ओरिजिनल रेजिस्टेंस है क्या 1.7, ये निकाला ना, तो R2 इज इक्वल टू कितना आ गया 4 इंटू 1.7, मतलब R2 इज इक्वल टू 6.8 ओम, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए 13 करते हैं। 13 हाँ ये ठीक है। सिलेंडर वायर, सिलेंड्रिकल वायर इज स्ट्रेच्ड टू increase its length by 10%. Calculate the percentage increase in resistance. अब परसेंटेज में बोल दिया है तो वही स्ट्रेच ही किया है, समझ रहे बात को। ये देखो वायर, सिलेंड्रिकल वायर मतलब क्रॉस सेक्शन ऐसा है, सर्कुलर है और ये है, और इज स्ट्रेच टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 10%, मतलब फाइनल लेंथ कितनी हो रही है L2 इज इक्वल टू 10%, हाँ राइट, वेरी गुड, L1 प्लस 10% ऑफ L1, वेरी गुड। केवल 10% ऑफ L1 नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, L1 तो है ही प्लस 10% और, इसका मतलब L2 इज इक्वल टू कितना आ गया L1 प्लस, इसको क्या बोलोगे 0.01, 0.1, 10/100 का मतलब 0.1 इंटू L1, तो L2 इज इक्वल टू L1 1.1 कर लो ना यार, 1.1 टाइम्स ऑफ L1, ये L2 आ गया। तो L2 बाय L1 कितना हो गया 1.1 हो गया। अब आप स्ट्रेच ही तो कर रहे हो, तो स्ट्रेच करने में R2 इज इक्वल टू क्या होता है, अच्छा वो पूछा परसेंटेज इंक्रीज, अपन को रेजिस्टेंस जो है कितना परसेंटेज इंक्रीज, कभी भी बच्चों परसेंटेज इंक्रीज होगा ना तो उसके लिए हमेशा वैल्यू होती है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। ये जनरल फॉर्मूला है परसेंटेज इंक्रीज के लिए। फाइनल वैल्यू देख कैसे बनता है, देखो कोई वैल्यू इनिशियली x है और बाद में कितनी हो गई है डेल x इंक्रीज हो गई है, या मान लीजिए पहले x1 थी और बाद में कितनी हो गई x2, तो x1 में कितने का चेंज हुआ x2 माइनस x1, तो यदि 100 होती तो कितना चेंज होता x2 माइनस x1 अपॉन x1 इंटू 100। ऐसे बनता है फॉर्म, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100, है ना। नहीं तो तुम लोग बोलोगे कह रहे सर आपको फॉर्मूले रटे, अरे फॉर्मूले नहीं रटे, फॉर्मूले नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर है। परसेंटेज इंक्रीज यहाँ पर सेपरेट डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा R2 बाय R1 माइनस 1, सेपरेट डिवाइड करोगे तो R2 बाय R1 माइनस R1 बाय R1 इंटू 100। अब ये कितना जाएगा परसेंटेज इंक्रीज, R2 बाय R1 की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, जब अपन को बोला स्ट्रेच क्या लिख सकता हूं L2 स्क्वायर बाय L1 स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। अब भी करवाया मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन, मैंने आपको अभी इस क्वेश्चन में समझाया है कि जब स्ट्रेच करते हैं तो ये बनता है R2 बाय R1 इज इक्वल टू L2 स्क्वायर बाय L1 स्क्वायर। तो बच्चों धीरे धीरे ये सब चीज़ें रटती जाएंगी आपको, तो वही रख दिया मैंने यहाँ पर। अब ये डेल R इन परसेंटेज इज इक्वल टू, ये L2 बाय L1 स्क्वायर ही तो लिखा है, क्या लिखा है L2 बाय L1 स्क्वायर, है ना, इसको यहाँ पर बिग ब्रैकेट माइनस 1 इंटू 100 डेल R इन परसेंटेज, यहाँ पर वैल्यू रखो 1.1 स्क्वायर, 1.1 आया ना, माइनस 1 इंटू 100, तो बच्चों ये 1.1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 1.21 माइनस 1,
इंटू 100, अभी कितना हो गया? हाँ 0.21 इंटू 100, 21% है ना, 0.21 इंटू 100। इसका मतलब परसेंटेज चेंज कितना हुआ रेजिस्टेंस में? 21%, क्योंकि ये 21/100, 100 कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे करेंगे क्वेश्चन, ठीक है? कुछ नहीं है, हर क्वेश्चन को समझने के बावजूद 2-3 बार करो आप, फर्क आता है। करो आप फिर से। नेक्स्ट, अरे बड़ा बड़ा दिखता है, अरे थोड़ा सा छोटा करो, और छोटा बच्चों, ये लो अब ठीक है। बताओ क्या लिखा है? 2 वायर ए एंड बी ऑफ इक्वल मासेस, एम ए इज इक्वल टू एम बी। क्या बोल रहे हो तुम लोग? कुछ बोल रहे हो? बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं है। वीडियो थोड़ा और ऊपर, अरे रहने दो यार, पढ़ने दो बच्चे, वीडियो वाले बच्चों को भी पढ़ने दो। 2 वायर्स ए एंड बी, बहुत ज़्यादा तुम लोग उन लोग की चिंता कर रहे हो, खुद की चिंता नहीं कर रहे हो, उनकी चिंता वो कर लेंगे, है ना बच्चों? चलो, 2 वायर्स ए एंड बी ऑफ इक्वल मास, एम इज इक्वल टू एम बी, एंड ऑफ सेम मेटल। सेम मेटल से क्या होगा? रो सेम रहेगा, है ना, कांस्टेंट। और क्या सेम रहेगा? डेंसिटी भी सेम रहेगी। यदि आप मेटल चेंज नहीं कर रहे, वायर चेंज नहीं कर रहे हो, तो क्या क्या सेम रहेगा? रेजिस्टिविटी एंड डेंसिटी। द डायमीटर ऑफ वायर ए इज हाफ द डायमीटर ऑफ वायर बी। डायमीटर मतलब 2r, बच्चों ये अपन स्मॉल r से लिखेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस को अपन कैपिटल R से बताते हैं। तो क्या बोला? द डायमीटर ऑफ वायर ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ वायर बी, 2rb। रेडियस यदि r हो तो डायमीटर क्या होगा? 2r ही होगा। अब ये बात अलग है कि ये 2 को भी बोलोगे सर कैंसिल कर दो, तो इसका मतलब रेडियस ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो गया? हाफ ऑफ रेडियस ऑफ बी, है ना। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए 24 ओम, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी, आर बी इज इक्वल टू, ये है क्वेश्चन। मास इक्वल दिया है, 2 वायर्स इक्वल मासेस, फर्क उनके रेडियस में है। बच्चों वैसे ही करेंगे क्वेश्चन। आर ए इज इक्वल टू रो इंटू एल, अच्छा ए के लिए 1 कर देता हूँ, बाय A1, है ना। और आर बी इज इक्वल टू क्या जाएगा? रो इंटू L2 बाय A2, ये कर देते हैं अपन। तो इससे हमको आर बी फाइंड करना है। ये हो गया 1 और ये हो गया 2, 2 डिवाइडेड बाय 1, आर बी अपॉन आर ए इज इक्वल टू, रो रो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ जाएगा L2 बाय L1 इंटू A1 बाय A2, ऐसा बन जाएगा। जब डिवाइड करोगे ना तो ऐसा जाएगा। अब इसमें मास इक्वल बोला है, तो हमको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। अब मास भी सेम है और डेंसिटी भी सेम है, तो वॉल्यूम भी सेम हुआ। इसका मतलब है VA इज इक्वल टू VB, वॉल्यूम सेम है। अब वॉल्यूम सेम का मतलब ये हुआ बच्चों, L1 A1 इज इक्वल टू L2 A2। इसका मतलब ये हुआ, A के लिए मैंने 1 ले लिया और B के लिए 2 ले लिया, तो लेंथ का ये आ गया भाई। अब इसमें से प्रॉब्लम क्या हो रहा है अपन को? कुछ नहीं हो रहा प्रॉब्लम। चलो ठीक है, L2 बाय इसकी रख गए, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू L2 बाय L1। यहाँ वैल्यू रख दो इस वाले में, फॉर्मूला में। ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ना, इसमें 3 बोल दो इसको, 3 में बाय 3, तो RB अपॉन RA इज इक्वल टू L2 बाय L1 के लिए क्या जाएगा? A1 बाय A2 इंटू A1 बाय A2
मतलब वो जो मैं समझा रहा था ना आपको, वो फॉर्मूला आ गया। हाँ, A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। और वायर बोला है उनको डायमीटर, मतलब क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, सर्कुलर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर, आर बी आर ए इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन पाई R2 स्क्वायर होल स्क्वायर। ये पाई स्क्वायर क्या जाएगा, कैंसिल। तो कुल मिलाकर बच्चों कहानी ये बनी कि आर बी अपॉन आर ए हो गया, और यहाँ पर हो गया R1 टू द पावर 4 अपॉन R2 टू द पावर 4। ये कहानी बनी। इसमें से आप देख रहे हो ये आर ए आर बी, आर ए का मतलब R1 और आर बी का मतलब R2, और हमको क्या चाहिए, कुछ भी वैल्यू रख दो, आर ए की वैल्यू रख दो R1, है ना, तो ये समझ रहे ना, R1 इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ R2, यही रख दो यहाँ पर। और R1 कितना दिया, 24, तो आर बी अपॉन 24, या R1 कितना बोल रहे हैं, हाफ ऑफ R2 पावर 4, हाफ ना, हाँ हाँ, अपॉन R2 टू द पावर 4, R2 टू द पावर 4, R2 टू द पावर 4 कैंसिल। तो आर बी इज इक्वल टू 24 इंटू 1/2 टू द पावर 4, 1/16, राइट, है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसका मतलब आर बी इज इक्वल टू कितना, 1.5। 8 दूनी 16, 8 दिया 24, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो 3/2 का मतलब 1.5। तो ये भी हो गया बच्चों, समझ गए। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। चलो डियर तुम भी छोटे हो जाओ थोड़ा सा। टू वायर्स A and B of same material सेम, मतलब वही रो सेम और डेंसिटी सेम, having lengths in the ratio of 1:2 and diameter in the ratio 2:3 are connected in series with an accumulator मतलब बैटरी। compute the ratio of potential difference across the two wires। बहुत इजी क्वेश्चन यार। देखो हमको ना वायर दिए हैं और वो भी सेम मटेरियल बोला है, तो सेम मटेरियल मतलब रो क्या हो गया, सेम। तो आपका वही बन गया बच्चों, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू रो इंटू L1/A1, और यहाँ पर जाएगा रो इंटू L2/A2, रो कैंसिल, तो वो सेम बन गया। भले स्ट्रेच नहीं किया तो क्या हो गया, तो भी सेम बन गया, A2 अपॉन A1 ऐसा हो गया। अब जैसा क्वेश्चन में बोला है अपन को, L1/L2 कितना गिवन है, बोलो 1:2, है ना, और डायमीटर इन द रेशो, डायमीटर का मतलब क्या हो गया, 2R1 अपॉन 2R2 इज इक्वल टू 2:3। जो हमको बोला गया ना, लेंथ का रेशो 1:2 एंड डायमीटर्स इन द रेशो ऑफ 2:3, तो ये डायमीटर का रेशो है 2:3, ये 2 क्या हो गया, कैंसिल, R1/R2। अब इससे अपन को R1/R2 की वैल्यू निकल आएगी, रेजिस्टेंस के रेशो की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पर वैल्यू रख दो बच्चों, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, ये जाएगा 1/2, और यहाँ A2/A1, A2/A1 का मतलब क्या होगा, पाई R2 स्क्वायर अपॉन पाई R1 स्क्वायर, पाई कैंसिल। तो इसका मतलब R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, ये हाफ है, और R2/R1 क्या हो जाएगा, R1/R2 कितना गिवन था, 2/3, तो R2/R1 कितना हुआ, 3/2, तो जाएगा 3/2 स्क्वायर। तो इसका मतलब R1/R2 इज इक्वल टू 9/8, है ना, 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4 इंटू 2 8। ये हमने रेजिस्टेंस का रेशियो निकाल लिया है,
जबरदस्ती, हमसे पूछा तो था नहीं, क्यों निकाल लिया? लेकिन हमसे पूछा कंप्यूट द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस। आप पोटेंशियल डिफरेंस तभी निकाल पाओगे जब रेजिस्टेंस का रेशियो, क्यों? देखो एक वायर ये हो गया ए, दूसरा वायर ये, दोनों को कैसा कनेक्ट किया आपने? सीरीज में। सीरीज में आप सबको पता है आई की वैल्यू क्या होती है? सेम। इस वायर का रेजिस्टेंस R1, इसका R2। अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस डेल V1 और यहाँ पर डेल V2, है ना? तो डेल V1 क्या बोलोगे आप? I इंटू R1। डेल V2 क्या बोलोगे? I इंटू R2। अब यदि इनको डिवाइड कर दोगे तो आई क्या हो जाएंगे? कैंसिल। इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो डेल V1 अपॉन डेल V2 इज इक्वल टू R1 बाई R2 अपने निकाला है 9/8, और यही हमारा आंसर है। राइट? समझ गए? इसलिए हमको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हुआ 15th। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन? द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 3.15 ओम एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस 3.75. Determine the temperature coefficient of resistance of conductor and what will be the resistance of conductor at 0 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों हमको क्वेश्चन में R20 की वैल्यू गिवन है 3.15 ओम, ओके, और साथ ही साथ R100 की वैल्यू गिवन है 100 डिग्री सेल्सियस 3.75 ओम। हमको फाइंड करना है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब अल्फा, और साथ ही साथ क्या फाइंड करना है? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो यदि आप लोग थ्योरी ध्यान दो तो मैंने फॉर्मूला बताया था RT इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू ऑफ T। ये फॉर्मूला बताया था, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ये। व्हाट इज RT रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस, what is R0 resistance at 0 degree Celsius, what is alpha temperature coefficient of resistance and what is T temperature difference, है ना? तो यदि हम मैं यहाँ पर वैल्यू रखूँ अब, तो यहाँ मैं बोलूँ मान लीजिए R20, तो ये जाएगा R0 1 प्लस अल्फा नहीं पता, T की वैल्यू कितनी जाएगी? 20 माइनस 0 मतलब 20। समझ रहे बात? ये हो गया है। अब यदि मैं बोलूँगा R100 तो क्या बोलोगे? R0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू 100 माइनस 0, ये दोनों के बीच का, तो 100 आ जाएगा। अब कितने अननोन दिख रहे हैं बच्चों? यहाँ पर 2, और 2 इक्वेशन है, सॉल्व करके बहुत इजीली आप वैल्यू निकाल लोगे। यहाँ पर यदि आप इसको केवल डिवाइड कर दो, ये हो गया 1 और ये 2, तो पहले अल्फा निकाल लो, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो गया? ये लाइन किसी दिख रही है? अरे यार ये तुम लोग ना ये सब नहीं करो यार मेरे से। आइन लाइन यार पढ़ाई करो जिसमें ज़्यादा सार है। R20 अपॉन R100 इज इक्वल टू R0 क्या जाएगा? कैंसिल। लिखूं क्या अभी? समझ गए ना? अरे यार लिख देते हैं 1 प्लस 20 अल्फा, यहाँ पर जाएगा R0 इंटू 1 प्लस 100 अल्फा, R0 कैंसिल। अब R20 की वैल्यू कितनी है? 3.15, और यहाँ पर वैल्यू कितनी है? 3.75, तो पॉइंट्स हट जाएंगे। ये कितना जाएगा? 1 प्लस 20 इंटू अल्फा अपॉन 1 प्लस 100 इंटू अल्फा। अब ये ऊपर देखो 315 हो गया, नीचे कितना हो गया? 375, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस 100 अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ जाएगा तो जाएगा 375, 1 प्लस 20 अल्फा। क्यों बच्चों?
तो ये जाएगा 315 प्लस 315 अल्फ़ा इज इक्वल टू जाएगा 375 प्लस 375 इंटू 2 कितना बोलो, तो नहीं करते, 375 इंटू 20 अल्फ़ा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, इसको उस साइड कर देते हैं। तो 31500 अल्फ़ा माइनस 375, कभी कभी दिमाग तेज नहीं चलता ना, तो अपन नहीं कर रहे हैं, नहीं चल रहा मत चलने दो, मेहनत करके कर लेंगे। मेहनत करने वाले हमेशा जीत जाते हैं दिमाग वालों से, तो इसलिए अब यहाँ पर बच्चों ये 315 था क्या है? अच्छा ये 375 नहीं है मतलब, चलो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब दिमाग करना ही पड़ेगा, अब कुछ नहीं हो सकता। यहाँ कितना होगा बोलो फिर, हमें मल्टीप्लाई फिर तो करना है। 375 400 होता तो कितना जाता, 400 इंटू 2 कितना होता है 800, इसमें 25 कम है तो 50 कर दो, 750 हो गया ना। हाँ तो इतने में पता नहीं क्या कर रहे थे, ये ऐसा हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया 060 हो गया। वेरी गुड, तो अल्फा निकला है आपका, अल्फा कितना हो गया 60 डिवाइडेड बाय, ये कितना आ रहा है बच्चों, पक्का 500 में से 500 चले गए, एक ये चला गया, हाँ ठीक है सही बोला, 24,000 ठीक बोल रहे हो, 24,000 ना, तो ये एक जीरो भी चला गया, 6 से कितना हो गया 400, मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 1/4, मतलब 0.25, और 1/100 का मतलब 10 टू द पावर -2, या इसी को आप बोल सकते हो 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3। अरे यार ये कहाँ चला गया बैक, हाँ कितना आया था बच्चों ये 1/4 का मतलब 0.25 इंटू 10 टू द पावर -2, या इसी को अपन क्या, अच्छा इसमें तो 0.00 लिखा है, तो काहे के लिए फिर अल्फा इज इक्वल टू 0.0025 यूनिट होती है इसकी पर डिग्री सेल्सियस, ये निकल आया अल्फा। जब अल्फा आ गया है तो किसी भी एक इक्वेशन में या तो 1 में या 2 में यदि रख दोगे तो R0 निकल आएगा, कर लोगे अब, समझ गए ना बच्चों कि करना है, रुक जाओ कर देते हैं। आप बोलोगे सर जो टफ वाला है वो आपने हमारे ऊपर छोड़ दिया, नहीं है यार टफ हो, हाँ ये पूरी सिलेक्ट हो गया। ये क्या हुआ, बड़ा मजा आ रहा है यार तुम्हें, है चलो हम भी नहीं कर रहे फिर क्या, ठीक है हैं, पेज किसको जबरदस्ती क्यों मार दो यार उसको, कौन सा क्वेश्चन है ये, 16 है क्या, क्यों ये बच्चों अल्फा की वैल्यू आ गई है, बनेगा इसके आगे, देखो आरटी अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है, आरटी कितना दिया है 3.15, यहां पर जगह इसमें बना कर दूंगे, यहां पर आरटी की वैल्यू या R20 इसकी वैल्यू बताओ कितनी लिखी है 3.15 है ना, R0 1 प्लस अल्फा कितना आया
0.0025 और t की वैल्यू कितनी है 20। इसको सॉल्व करना तो R0 निकल आएगा बच्चों 3.15 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर ही जाएगा 1 प्लस है क्योंकि यहाँ 25 अपॉन कितना जाएगा 10 टू द पावर 4, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू ऑफ R0। अब इसको सॉल्व करना है, कर लोगे? चलिए, तो ये जो है आ जाएगा आपका रेजिस्टेंस 3 ओम। मेरे को लग रहा है तुम लोग से नहीं बनेगा ये सॉल्व करते, मैं करवाई दूं क्या? नहीं बनेगा तो फिर अब क्या बोले यार। फिर 50/1000 कर लेना, एलसीएम कितना जाएगा 1000, तो यहाँ 1000 जाएगा, 1000 प्लस 50 1050 जाएगा, ये 1000 ऊपर चले जाएगा, तो 31500 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा। आ तो रहा है 3 ओम, ओरली देख रहा हूँ। फिर भी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर क्या कर रहे हैं आप, हमको समझ ही नहीं आया। अरे हम ये बोल रहे हैं कि 3.15 लिखा था, ये R0 लिखा था 1 प्लस अल्फा कितना लिखा था 0.0025 इंटू 20, यही था ना बच्चों। तो इसी को तो सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करोगे? सॉल्व करने में तो ये हो जाएगा 3.15, ये हो जाएगा R0, ये हो जाएगा 1 प्लस 25/4 है ना इंटू 20, ये कैंसिल हो गया, 25 इंटू 2 कितना होता है 50, तो जाएगा 3.5, ये R0, यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया 1000, ये जाएगा 1000 प्लस 25 इंटू 2 50, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जाएगा 3.15 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1050 इज इक्वल टू ऑफ R0। अब यहाँ पर पॉइंट हटाओगे तो कितना जाएगा 315 100, मतलब एक जीरो रह जाएगा 1050 इज इक्वल टू ऑफ R0। अब R1050 का टेबल बोलो, 1050 इंटू 1 1050, 1050 इंटू 3 ये कैंसिल, R0 की वैल्यू 3 ओम। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट